वादियों की मीठी ठंडक बटोरते बटोरते, धूप और धुंध की आंख मिचौली देखते देखते, चीड़ और देवदार के पत्तों के बीच से छनकर आती विशुद्ध हवा को सांसों में भरते हुए कब शिमला पहुंच गए और कब गाड़ी हिमलैंड की पार्किंग में जा लगी, निहारिका को पता ही नहीं चला। पंकज महाशय ने तो होटल की सीढ़ियां चढ़ते ही घोषणा कर दी, गाड़ी चलाते चलाते अपना तो बैंड बज गया भाई। मेरे को अब कल सुबह से पहले कोई कहीं चलने के लिए ना कहे, आज पूरा रेस्ट। बच्चे नैन्सी और वंश तो कमरे में पहुंचते ही जूते उतारकर कंबल में दुबक गए और निहारिका बाथरूम में घुस गई। बढ़िया कुनकुने पानी से नहाकर लौटी तो वंश और नैन्सी गर्मा गर्म कॉफ़ी पीते हुए टीवी देख रहे थे और पंकज निहारिका और खुद के लिए कॉफ़ी तैयार कर रहे थे। निहारिका को सुनहरे सितारों वाले सुर्ख सलवार सूट में सजे देखकर उन्होंने चुटकी ली। ये बिजली कहीं गिरने जा रही है क्या? हाँ, जरा मॉल रोड का एक चक्कर लगाकर आती हूँ। तुम थकती नहीं यार? लो, थकना कैसा, बैंड तो आपका बजा, मैं तो आराम फरमाती आई हूँ। यूँ भी पंकज, साल भर पत्थरों के पिंजरों में कैद रहने के बाद ये 6-7 दिन मिले हैं मुझे आज़ादी के। इनमें से आधा दिन भी होटल के बंद कमरे में बैठकर गुजारना मंजूर नहीं मुझे। माथे पर बिंदिया का रत्नारी सितारा टांगते हुए निहारिका ने कहा। ठीक है, जाओ बेगम, लेकिन अंधेरा होने से पहले लौट आना। पंकज ने हिदायत दी और निहारिका खिल उठी। कभी कभी अकेले बिंदास घूमने का भी अपना एक अलग ही मज़ा होता है। हिमलैंड परिसर से निकलकर सकरी घुमावदार सड़क से गुजरते हुए जब निहारिका ने मुख्य सड़क पर कदम रखे तो उसे एक अनोखा एहसास हुआ कि जैसे ये जानी पहचानी पथरीली सड़क उसी के दरस परस को तरस रही थी। शिमला की मदमस्त फिजाएं और दिलकश मंजर उसे बरस 2 बरस से जैसे बरबस यहाँ खींच कर ले ही आता है। मॉल रोड रंगारंग देसी विदेशी पर्यटकों की खुशरंगियों से गुलजार हो रही थी। उन्हीं का एक हिस्सा थी छोटे छोटे कदम रखती हुई निहारिका, जो लिफ्ट की ओर बढ़ी ही जा रही थी कि अचानक ये शाम मस्तानी मदहोश की जा की नसीली सुरीली धुन हवाओं में खुशबू की तरह बिखर गई। उसने मुड़कर देखा तो लाल पुलोवर और काली जीन्स में पंकज की उम्र का एक डैशिंग मैन माउथ ऑर्गन बजाता हुआ चला आ रहा था। वो जादू जगाने वाली मीठी धुन लिफ्ट तक उसके साथ साथ चलती रही। अपर मॉल रोड की ओर जाते हुए एक मोड़ पर निहारिका 2 पल सुस्ताने के लिए बैठी तो उसने देखा कि वो व्यक्ति भी इसी ओर चला आ रहा है। उसके सामने से गुजरते हुए पल भर को ठिठक कर उसने एक गहरी नज़र निहारिका पर डाली। ना जाने क्या था उस नज़र में कि वो सिहर उठी। एक भरपूर जवां और रंगीन हसीन शाम मॉल रोड पर उतरी हुई थी। नए नवेले जोड़े बाहों में बाहें डाले हंसी के मोती बिखेरते घूम रहे थे तो चाबी से चलने वाले खिलौनों से नन्हे मुन्ने बच्चे खरगोश की तरह फुदक रहे थे, जैसे वहाँ जिंदगी मुस्कुरा रही थी। पहाड़ों की खासियत है कि यहाँ शाम जल्दी उतर आती है और बनी भी देर तक रहती है। इसीलिए शाम की इस गुलाबी उजास में नहाती निहारिका बेफिक्र होकर चहलकदमी कर रही थी कि अचानक बादल गरजने लगे और शाम की सुनहरी संतरी रंगत में श्याम रंग घुल गया और देखते ही देखते बूंदाबांदी शुरू हो गई। पहाड़ी मौसम के मिजाज को खूब पहचानती थी निहारिका, इसलिए इससे पहले कि ये बूंदाबांदी हल्की या तेज बारिश में बदले वो हिमलैंड पहुंच जाना चाहती थी। अतः उसने अविलंब वापसी की राह पकड़ ली। लिफ्ट पर भीड़ होगी ये सोचकर वो शॉर्टकट वाले ढलवा रास्ते पर उतर आई। वो तेज तेज कदम बढ़ाते हुए चली जा रही थी कि उस भीगे मौसम में एक दर्द में डूबी धुन तैर गई। दिल ने फिर याद किया बर्क सी लहराई है। निहारिका का जी धक से रह गया कि वो माउथ ऑर्गन वाला भी यहीं कहीं मौजूद है। कौन है ये?
और चाहता क्या है? निहारिका को ये सोच परेशान भी कर रही थी और डरा भी रही थी। सहसा बूंदाबांदी ने हल्की बारिश का रूप धारण कर लिया और निहारिका सब कुछ भूलकर उस ऊबड़ खाबड़ सड़क पर सधे हुए कदम रख रख कर आगे बढ़ने लगी। रिसेप्शन पर चाय का ऑर्डर देकर निहारिका अपने कमरे में पहुंची। वंश और नैन्सी सो चुके थे। पंकज बाहर के मौसम से बेखबर अपना लैपटॉप लेकर बैठे थे। लैपटॉप से नज़रें उठाए बिना ही उन्होंने पूछा, इतनी जल्दी कैसे आ गई बेगम? पर निहारिका ठंड से कांप रही थी, इसलिए बिना जवाब दिए कपड़े बदलने बाथरूम में घुस गई। रात भर निहारिका ठीक से सो नहीं पाई। आंखें बंद करते ही जैसे वो व्यक्ति सामने आकर खड़ा हो जाता और कानों में शाम मस्तानी और दिल ने फिर याद किया कि धुनें गूंजने लगती। वो क्यों पीछा कर रहा है उसका? या हो सकता है कि उसे ही कोई गलतफहमी हुई हो। हाँ, यही होगा। सोचकर उसे तनिक सा चैन आया और वो सोने की कोशिश करने लगी। अगले दिन सुबह सवेरे ही वे लोग नालडेहरा की ओर निकल पड़े। सुबह के दूधिया उजास में ताजे ताजे नहाए धोए से खड़े पहाड़ों के दरसने और प्राणदायिनी ठंडी सुहानी हवाओं के स्पर्श ने निहारिका के चित्त को हरा भरा कर दिया था और कल की शाम उसके जहन से उतर चुकी थी। वो फिर सोन चिड़ैया सी चहक रही थी। हरी भरी घाटियों को झुक झुक कर चूमते हुए धुएं की तरह बादलों और किसी कुशल चित्रकार द्वारा उकेरे गए खूबसूरत चित्रों से अजब गजब नज़ारों को कैमरे में कैद करने की मंशा से पंकज ने एक हेयर पिन मोड़ पर गाड़ी रोक ली। पंकज तस्वीरें ले रहे थे और निहारिका वंश और नैन्सी के लिए भुट्टे भुनवा रही थी कि पास से एक सफ़ेद मारुति गुजरी जिसे वो चला रहा था और अकेला था। निहारिका का अच्छा खासा मूड खराब हो गया और उसे पक्का यकीन हो गया कि वह उसका पीछा कर रहा है। लेकिन पंकज साथ हैं तो डर काहे का? सोचकर उसने राहत भरी सांस ली। नालडेहरा में किसी हिंदी फिल्म की शूटिंग चल रही थी। पंकज और बच्चे उस ओर चले गए और वो घूम घूम कर कुदरती नज़ारों के चित्र लेने लगी। निहारिका एक पहाड़ी बच्ची की तस्वीर उतारने लगी तो सहसा फ्रेम में वो आ गया। निहारिका ने कैमरा हटाकर देखा तो जैसे वो हिल कर रह गई। एक पेड़ से टिक कर खड़ा था वो और नीली जीन्स और क्रीम कलर की जैकेट में कल से भी ज़्यादा ड्रेसिंग लग रहा था। क्या चाहते हैं आप? ये पूछने के लिए जैसे ही निहारिका आगे बढ़ी वो पलक झपकते ही ना जाने कहाँ गायब हो गया। घूम घाम कर शाम को लौट आए थे वे लोग। बच्चे अंत्याक्षरी खेल रहे थे और निहारिका उनसे बेखबर उसकी ही सोच में डूबी थी कि पंकज ने टोका, भाई नीरू, आज तुम्हारा चैटर बॉक्स क्यों बंद है? कुछ बकबक करो बेगम, चुप्पी तुम्हें शोभा नहीं देती। थोड़ा सिरदर्द है, थकान भी हो रही है, कहकर टाल दिया उसने। रात फिर नींद गायब थी निहारिका की। उसे उसकी ही सोच ने जकड़ा हुआ था। एक बार तो जी में आया कि पंकज को सब बता दे, पर यह सोचकर रुक गई कि पंकज ना जाने इस बात को किस रूप में लें। वो उसका मजाक भी उड़ा सकते हैं, उस पर शक भी कर सकते हैं, या हो सकता है कि वो फिर मिले तो उससे झगड़ने ही बैठ जाएं। और एक बात तो पक्की है कि उसे फिर कहीं अकेले नहीं जाने देंगे। इससे तो बेहतर है कि वो चुप ही रहे, जो होगा देखा जाएगा। अगले दिन रिवोली पर सुबह का शो देखकर पंकज और बच्चे जाखू चले गए। उनके लाख कहने पर भी निहारिका नहीं गई और सड़क के किनारे बनी दुकानों से छोटी छोटी कलात्मक वस्तुएं खरीदती हुई वो मॉल रोड पर घूमती रही। आखिर थक कर वो अनमनी सी चर्च के सामने बिछी एक बेंच पर बैठ गई। सहसा मन में चाह उठी कि वो दिख जाए तो चैन आए। अपने आप पर हैरानी भी हो रही थी निहारिका को कि जिसकी उपस्थिति की कल्पना भी उसे 2 दिन से भयभीत कर रही थी और जिसके आसपास मौजूद होने के एहसास मात्र से वो असहज होती रही, आज उसी को देखने की ललक क्यों जाग रही है मन में? कहीं चला तो नहीं गया वो?
फिर झरने से बहते एक खनकते हंसी के स्वर ने उसके भटकते मन को जैसे रोक दिया। निहारिका ने देखा सामने वाली बेंच पर बैठा एक नवविवाहिता जोड़ा दीन दुनिया से बेखबर आपस में हंसी ठिठोली कर रहा था। नई नर्म कोमल सी कोमल वो लड़की चूड़ा खनकाते हुए कभी हंस रही थी, कभी इतरा रही थी तो कभी इठला रही थी, और वो छैल छबीला सा उसका पति खिदमती अंदाज में उसके नाज नखरे उठा रहा था। कभी भागकर कुल्फी लाता, कभी पॉपकॉर्न तो कभी चाट के पत्ते। कितने खुशनुमा होते हैं जिंदगी के ये कुछ दिन। फिर तो वही घर गृहस्थी के झगड़े पचड़े। एक ठंडी सांस लेकर सोचा निहारिका ने। एक्सक्यूज मी। मुड़कर देखा निहारिका ने तो सिर से पांव तक कांप गई। सामने वही खड़ा था। आप? कहकर वो हड़बड़ाकर उठ खड़ी हुई। जी, आप निहारिका है ना? निहारिका तोमर, अमृतसर से। जी हाँ, मगर आप? मुझे पहचाना नहीं आपने? उसके स्वर में ना पहचाने जाने का दर्द था। निहारिका ने पहली बार उसे सिर से पांव तक देखा। काले ट्राउजर और बंद गले के काले स्वेटर में वो पिछले दिनों से ज़्यादा आकर्षक लग रहा था। कश्मीरी सेबों सी लालिमा लिए गोरा रंग और घने घुंघराले बाल, किसी हिट फिल्म का नायक लग रहा था वो। निहारिका ने अपने दिमाग पर पूरा जोर डाला, स्मृतियों की सारी डायरियां टटोल डाली, लेकिन उसकी पहचान नहीं मिली। तो हार कर निहारिका ने इनकार में गर्दन हिलाते हुए कहा, सॉरी, मैं नहीं पहचान पाई आपको। मैं राहुल सिन्हा, वो सुभद्रा कॉलेज। ओ माय गॉड, वहाँ तक तो मैं पहुँची ही नहीं। कितना बदल गए हैं आप, कैसे पहचानती मैं आपको। लेकिन आप बिल्कुल नहीं बदली, बिल्कुल वैसी ही हैं आप। तभी तो मैं आपको देखते ही पहचान गया। जब आप गाड़ी से सामान निकाल रही थी, इत्तेफाक से मैं भी हिमलैंड में ही ठहरा हूँ। तभी क्यों नहीं बात कर ली आपने? इस तरह मेरे पीछे पीछे क्यों घूमते रहे? डर गया था कि आप ना जाने कैसा बर्ताव करें, तो अब क्यों सामने चले आए? डर गया था कि कहीं आप चली ना जाएं और मैं आपसे दो बातें भी ना कर पाऊँ। वैसे अकेले आए हैं आप घूमने? मैं घूमने नहीं, काम से आया हूँ यहाँ। शिमला में हमारे सेब के बाग हैं, इसी सिलसिले में आना जाना लगा रहता है। और बाकी सब, पत्नी वगैरह वही हैं अमृतसर में? नहीं, अमृतसर तो कब का छूट गया, अब चंडीगढ़ में हैं हम। एक बेटी भी है मेरी, बिल्कुल आपकी तरह खूबसूरत। सच कहूँ निहारिका, मैं आपको कभी भी भूल नहीं पाया, बड़े हसरत भरे स्वर में कहा राहुल ने। अब इन बातों का क्या फ़ायदा, एक निश्वास के साथ कहा निहारिका ने। आप कहाँ हैं आजकल? राहुल ने बात बदली। दिल्ली में। निहारिका, आप यहीं रुकिए प्लीज़, कहीं जाइएगा नहीं, मैं अभी आया 5 मिनट में, कहकर वो चला गया। और निहारिका का दिलो दिमाग 12 बरसों को चीर कर अमृतसर के सुभद्रा कॉलेज में जा पहुंचा। बीकॉम अंतिम वर्ष में थी वो। 4 सहेलियों की चौकड़ी थी उनकी, मस्त खिलदंड और शरारती। उनके अंतिम 3 पीरियड्स खाली रहते थे, इसलिए वे कॉलेज बस के बजाय पैदल ही घर चल देती थी। हंसती बतियाती आधी सड़क घेर कर चलती थी वे चारों। उन दिनों एक हैंडसम लड़का एक निश्चित दूरी बनाकर उनके पीछे आया करता था बाइक पर। वे सभी कभी उसे मजनू कहती तो कभी रोमियो। वे तो ये भी नहीं जानती थी कि वो आखिर दीवाना किसका है। पहली तो तब सुलझी जब परीक्षाएं शुरू होने से पहले लाइब्रेरी की किताबें लौटाने को वो अकेली कॉलेज गई। लाइब्रेरी से निकलकर कॉरिडोर तक पहुंची ही थी कि अचानक वो सामने आ गया और एक खुला पत्र उसके हाथ में थमाकर ना जाने कहाँ गायब हो गया। निहारिका ने कांपते मन और लरसते हाथों से उस अमराई में जाकर वो खत पढ़ा, जहाँ अपनी हमजोलियों के साथ बैठकर उसने हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला पढ़ी थी, नीरज के गीत गाए थे और भविष्य के आकाश को चांद सितारों से सजाने की योजनाएं बनाई थी। नीले मोती से अक्षरों में लिखा था, निहारिका, मैं आपको पसंद करता हूँ, बहुत बहुत बहुत।
इतना जितना कभी किसी ने किसी को नहीं किया होगा। आपके साथ जिंदगी बिताना चाहता हूँ मैं, इसलिए सिर्फ प्रेम निवेदन नहीं कर रहा हूँ, ब्याह का प्रस्ताव भी रख रहा हूँ। ना जाने फिर कब मिलना हो, इसलिए जवाब अभी ही दे दें प्लीज। हाँ या ना जो भी होगा मैं कबूल कर लूँगा। राहुल सिन्हा। खत पढ़कर कपकपी छूट गई निहारिका की, जैसे जाड़ा लगकर ताप चढ़ रहा हो। और फिर ना जाने किस भावना के अधीन होकर उसने खत के पीछे ही 2 पंक्तियां लिख डाली थी कांपते हाथों से। हमारे घरों में शादी ब्याह के फैसले माता पिता करते हैं। पिता मेरे हैं नहीं, इसलिए जो बात करनी हो मेरी माँ से करें। निहारिका। निहारिका ने नजरें झुकाकर उसे पत्र लौटाया था, जिसे पढ़कर भावावेश में राहुल ने उसका हाथ थाम लिया था। आपकी तो हाँ होगी ना? और लजाते हुए निहारिका ने हाँ में गर्दन हिला दी थी और उसी पल उसके दिल में बस गया था वो। परीक्षा की तैयारी करते करते किताब कापियों में भी जैसे राहुल का चेहरा नजर आने लगा था निहारिका को। उसका वो स्पर्श याद आते ही तन मन सिहर उठता था उसका। पढ़ने में दिल नहीं लग रहा था, जबकि परीक्षा में कुछ ही दिन बाकी थे। पढ़ना जरूरी है ये भी जानती थी वो, पर क्या करती, मन के हाथों मजबूर हो चुकी थी। दिल हसरतों के मोती चुनने लगा था और आंखें 100 ख्वाब बुनने लगी थी। लेकिन तब कहाँ जानती थी निहारिका कि उसकी जिंदगी में ये प्यार की चांदनी सिर्फ 4 दिन के लिए ही छाई थी। हाँ, सिर्फ 4 दिन के लिए ही। 5वें दिन माँ ताऊ जी के घर गई हुई थी और निहारिका अपने कमरे में बैठी अर्थशास्त्र के एक चैप्टर से सिर खपा रही थी कि माँ आ गई धड़धड़ाती हुई। उन्होंने भीतर से दरवाज़ा बंद कर लिया और धीमे मगर चुभते स्वर में बोली, ये राहुल सिन्हा के साथ क्या चक्कर है तेरा? कौन राहुल सिन्हा? कैसा चक्कर? उसने नाटक किया। बन मत और साफ साफ बता, क्या बात है? पता है, कल शाम उसका बाप तेरे ताऊ जी की दुकान पर आया था और कह रहा था कि आपकी भतीजी मेरे बेटे को फांस रही है, संभाल ले उसे। मैं तो जैसे शर्म से मर गई, बड़ा नाज था मुझे तुझ पर। माँ रोने लगी तो उसके भी आंसू निकल पड़े कि ये कैसा मजाक किया उसके साथ राहुल ने। रोते रोते उसने पूरा किस्सा माँ के सामने बयां कर दिया तो माँ ने उसे बाहों में भर लिया। देख बच्चे, वे पैसे वाले लोग हैं, उनका हमारा कोई जोड़ नहीं। बस तू इतना समझ ले, तू मेरी बड़ी सयानी बच्ची है, तुझे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं। तू बस पढ़ाई में दिल लगा। कैसे लगता दिल पढ़ाई में? दिल टूटा था, चोट लगी थी, दर्द भी होता था और टीसे भी उठती थी कि अभी अभी तो जन्म लिया था उसके प्यार ने और अभी ही उसकी मौत भी हो गई। परीक्षाओं के दौरान ही जैसे आसमान से उतरकर उसके लिए एक रिश्ता आया। परीक्षाएं खत्म होने के फौरन बाद उसकी सगाई हो गई और 1 महीने बाद ब्याह भी। माँ ने उसे सख्त हिदायत दी थी, बेटा भूल कर भी पंकज को कुछ न बताना। बात तो है भी नहीं कुछ, पर मर्द का क्या भरोसा, किस बात को किस तरह से ले ले। उसने माँ की हिदायत को हमेशा याद रखा था। पंकज एक अच्छा पति साबित हुआ। उसने उसे प्यार भी दिया और सुख सुविधाएं भी। फिर वंश नैन्सी की माँ बनकर तो वो निहाल हो उठी थी। आहिस्ता आहिस्ता वो प्रेम प्रसंग गुजरे जमाने की असफल और कमज़ोर लघु कथा बन गया। उसकी यादों के अक्स भी दिल के दर्पण से धुंधलाने लगे और अब वो इतने बरसों बाद फिर अचानक सामने आकर खड़ा हो गया। निहारिका। राहुल खड़ा था सामने, कोक के 2 टिन और ढेरों पैकेट्स हाथों में थामे। राहुल। उसके हाथ से कोक का टिन लेते हुए निहारिका ने वो सवाल पूछा जो अब भी उसके मन में गीली लकड़ी की तरह सुलग रहा था। आपने इतना बड़ा मजाक क्यों किया था मेरे साथ? कैसा मजाक निहारिका? बनिए मत। पहले तो मेरे सामने शादी का प्रस्ताव रखा, फिर अपने पापा को भेज दिया मेरे ताऊ जी के पास कहने को कि आपकी बेटी मेरे बेटे को फांस रही है। क्यों? ये आप क्या कह रही हैं निहारिका? मेरे पापा ने ऐसा कुछ नहीं कहा था, मैं उनके साथ ही तो था।
पापा ने तो हाथ जोड़कर आपका रिश्ता मांगा था। आपके ताऊजी ने कहा था निहारिका को टीबी है, पता नहीं ठीक भी होगी या नहीं। निहारिका के हाथ से कोक का टिन छूट गया। जल बिन मछली सी तड़प उठी वो। ऐसा कहा था ताऊजी ने, मेरे अपने ताऊजी ने, जिन्हें मैं पापा की तरह मानती थी। आगे तो सुनिए। वो 2 दिन बाद हमारे घर आए अपनी बेटी का रिश्ता लेकर, पर पापा ने इनकार कर दिया। ये थे मेरे अपने। हाय, मैं 12 साल तक धोखे में रही, पर आपने कैसे यकीन कर लिया उनकी बातों पर? यही थी आपकी चाहत। अच्छा एक बात बताइए राहुल, टीबी तो दूर की बात है, आपने किसी भी बीमारी की छाया तक देखी थी मेरे चेहरे पर? आप मुझसे मिलते, खुलकर बात करते, लेकिन नहीं, आपने तो मुझसे मिलने की कोशिश तक नहीं की राहुल। सब ने छल किया मेरे साथ। बोलते बोलते हाँफने लगी थी निहारिका। की थी कोशिश, बहुत कोशिश की थी मैंने आपसे मिलने की, पर आपकी माँ ने कभी आपसे मिलने ही नहीं दिया। फिर सोचा वक्त सब ठीक कर देगा, पर फिर सुना कि परीक्षाओं के बाद ही आपका ब्याह हो गया। मैं तब भी आपके ताऊजी के पास गया था। आप तो कह रहे थे निहारिका को टीबी है, बचेगी नहीं, तो उन्होंने रूखे स्वर में कहा था वो ठीक हो गई। आप पूछ कर देखिएगा अपने ताऊजी से। किससे पूछूं? ना अब माँ है और ना ही ताऊजी। वो कैसे और क्यों बताती राहुल को कि जो बीमारी उन्होंने उस पर आरोपित की थी, उसी से मिलती जुलती बीमारी से 2 साल एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर मरी थी वो। और अपनी जिस बेटी के लिए उन्होंने निहारिका का पत्ता काटा था, उसकी कैसी दुर्गति हुई ससुराल में। सच है, ये धरती कर्मों की खेती है। ना जाने उस साजिश में कौन कौन शामिल था। एक ऊँसास लेकर सोचा निहारिका ने। कुछ देर वहाँ खामोशी पसरी रही। फिर एकाएक राहुल ने जेब से अपना विजिटिंग कार्ड निकाला और उसके हाथ में थमाते हुए कहा, आप लौटते हुए चंडीगढ़ आइएगा, पति और बच्चों के साथ हमारे घर, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। निहारिका ने देखा कि उसकी आंखों में वही नमी के सितारे झिलमिला रहे थे जो बरसों पहले प्रणय निवेदन करते वक्त झिलमिलाए थे। एक हूक सी उठी निहारिका के कलेजे में। वो कुछ देर तक मुग्ध निगाहों से निहारता रहा निहारिका को, फिर अचानक उठकर खड़ा हो गया। मैं चलता हूँ निहारिका, मुझे आज ही वापस जाना है। आज की इस मुलाकात को मैं कभी नहीं भूल पाऊँगा, कभी नहीं। भीगे स्वर में कहकर वो चल दिया। फिर 4 कदम चलकर उसने मुड़ कर देखा। ना जाने क्या कहा उसकी खामोश निगाहों ने कि निहारिका की आंखें छलक आई। उन आंसुओं को बहने दिया उसने। फिर आहिस्ता से नरमी से उस विजिटिंग कार्ड को सहलाया और पर्स में रख लिया सहेज कर, एक मधुर एहसास की तरह। वो देखती रही जुदा होकर जाते अपने उस परिचित से अपरिचित को, तब तक जब तक वो आंखों से ओझल नहीं हो गया। तो बस आज की कहानी में इतना ही। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।